students, how are you all? I hope you all are very good. Today students, we are going to start the fourth chapter of class 7 science, that is about the world of metals and non-metals. Alright, let's start the chapter and learn about these two very important types of elements in our nature known as metals and non-metals. So before learning it, first of all, let us talk about the properties of material. Number one, we have what? Malleability. And to understand it, they have given you what? An activity over here. You have to collect some scrap pieces. आपको copper and aluminium के कुछ scrap pieces collect करने हैं. Iron nail, a piece of coal, a small lump of sulfur that is गंधक जो आपका around pea size का हो, and then a block of wood. And you have to observe कि ये सभी items कैसे दिखते हैं. चेक कि इफ दे आर शाइनी यानी कि लश्रस हैं या नहीं, एंड देन यू हैव टू नोट कि ये आपको हार्ड या सॉफ्ट फील हो रहे हैं. उसके बाद आपको हर एक मटेरियल को वन बाय वन एक हार्ड सरफेस पे रखना है एंड उनको जेंटली हैमर से स्ट्राइक करना है. ठीक है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट विल हैपन? क्या आइटम्स आपके स्लाइटली फ्लैट हो जाएंगे या फिर वो स्मॉल पीसेज में ब्रेक हो जाएंगे. एंड देन राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन दिस टेबल. ऑलराइट, चलो सी. सो यू माइट हैव नोटिस कि जो मटेरियल्स हैं लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन, ये केवल अपीयरेंस में ही शाइनी नहीं है बल्कि ये हार्ड भी है. एंड स्टूडेंट्स, ये जो शाइन, ये जो ग्लॉस आपको मेटल्स में देखने को मिलता है, इसे बोला जाता है मेटेलिक लस्टर. ऑलराइट, देन द मेटल्स सच एज कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन, ठीक है, ये जो मटेरियल्स हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? मेटल्स बोलते हैं. वेयर एज कोल, सल्फर एंड वुड, ये आपके डल यानी कि नॉन लश्रस होते हैं एंड ये मेटल्स जितने हार्ड नहीं होते. ठीक है, बट स्टूडेंट्स, आर ऑल मेटल्स हार्ड एंड सॉलिड? क्या सभी मेटल्स हार्ड एंड सॉलिड होते हैं? एक्चुअली नॉट. सभी मेटल्स हार्ड एंड सॉलिड नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल सोडियम एंड पोटेशियम, ये आपके इतने सॉफ्ट मेटल्स हैं कि आप इन्हें ईजिली नाइफ के थ्रू कट कर सकते हैं. ऑलराइट, इसके अलावा एक और मेटल है दैट इज मरकरी, जो कि आपका लिक्विड फॉर्म में होता है एट रूम टेम्परेचर बीइंग अ मेटल. ठीक है, आपने मरकरी को कहाँ? थर्मामीटर्स के अंदर देखा होगा. नाउ थिंक अबाउट विच मटेरियल, अब इनमें से कौन सा मटेरियल है जो आपका फ्लैट हो जाएगा जब आप उसे हैमर से स्ट्रक कर रहे हैं. सो आप क्या देखेंगे कि जो कॉपर पीसेज, आयरन नेल्स एंड एल्यूमिनियम पीसेज हैं, जब आपने उन्हें हैमर किया तो वो आपके फ्लैट हो गए. वेयर एज बाकी सारे मटेरियल्स ने सेम तरीके से बिहेव नहीं करा. अब ये एबिलिटी जो होती है मटेरियल्स की कि आप इन्हें थिन शीट्स में बीट कर सकते हैं, इस एबिलिटी को कहा जाता है मेलिएबिलिटी. एंड मोस्ट ऑफ द मेटल्स के पास ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, यानी कि मेटल्स आपके मेलिएबल होते हैं. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, कैन यू थिंक ऑफ द एग्जाम्पल्स जहाँ पे इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है? आपने देखा होगा कि जो सिल्वर फॉइल आप यूज़ करते हो स्वीट्स या स्वीट्स कवर करने के लिए, या एल्यूमिनियम फॉइल का हम जो यूज़ करते हैं फूड रैप करने के लिए, ये सभी मेलिएबल मेटल्स का यूज़ करके बनाए जाते हैं. आफ्टर दैट गोल्ड एंड सिल्वर, ये भी आपके मोस्ट मेलिएबल मेटल्स हैं. ऑलराइट, देन अ पीस ऑफ कोल या लंप ऑफ सल्फर, ये आपके सेम बिहेवियर को शो नहीं करते हैं एज मेटल्स. इंस्टेड ऑफ फ्लैटनिंग, यानी कि ये मटेरियल्स फ्लैट होने की जगह आपके पीसेस में ब्रेक हो जाएंगे अगर आप इन्हें हैमर करेंगे. तो ऐसे मटेरियल्स को क्या कहा जाता है? ब्रिटल कहा जाता है. इन कॉन्ट्रास्ट इफ यू टॉक अबाउट वुड, तो वुड ना तो फ्लैट होगा थिन शीट में और ना ही पीसेस में ब्रेक होगा इजीली. ठीक है, तो यानी कि वुड को ना तो आप क्या कह सकते हैं? इट इज नीदर मेलिएबल नॉर ब्रिटल. ऑलराइट, चलो. Now, second property we have to talk about ductility. Now, students, have you noticed कि where metal wires are used? तो wires जो आपके metals के बने हैं like copper and aluminium, इन्हें oftenly electrical fittings में use किया जाता है. कुछ jewelry items है like bangles, earrings and necklace, ये भी metal wires के बने होते हैं. उसके अलावा metal wires आपके essential components हैं काफ़ी सारे stringed musical instruments में भी, जैसे कि वीणा, सितार, violin and guitar. So students, यहाँ पे क्या है? एबिलिटी, अगेन एक ऐसी एबिलिटी किसी मटेरियल की कि आप उससे थिन वायर्स बना सकें, दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी. एंड ये प्रॉपर्टी मोस्टली किस में होती है? मेटल्स में ही होती है. ठीक है, बट हैव यू एवर सीन द वायर्स मेड फ्रॉम कोल और सल्फर? प्रोबेबली नॉट. ऐसा क्यों? क्योंकि कोल एंड सल्फर के पास ये एबिलिटी नहीं है कि आप उन्हें वायर्स में ड्रॉ कर सकें, यानी कि दे आर नॉट डक्टाइल. नेक्स्ट, सोनोरिटी. See, have you ever paid attention to the sound made when a metal spoon, metal plate or metal coin falls on the floor?
है ना। कभी भी आपकी मेटल स्पून, प्लेट या मेटल कॉइन फ्लोर पे जब गिरता है तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होती है, हैव यू एवर पेड अटेंशन टू दैट साउंड? सी स्टूडेंट्स, अब वो साउंड कैसे डिफरेंट है उस साउंड से जो आपके कोल या वुड के गिरने पर प्रोड्यूस होगी। ठीक है, सी, तो यहाँ पे आपने क्या कुछ ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, मेटल स्पून, कॉइन, अ पीस ऑफ कोल एंड अ ब्लॉक ऑफ वुड, और उन्हें एक बार में वन एट अ टाइम आप सेम हाइट से ड्रॉप करेंगे। फिर उसके बाद आपको उस साउंड को बहुत केयरफुली सुनना है जो हर एक ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है जैसे वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो व्हाट यू विल नोटिस कि मेटल स्पून एंड जो कॉइन है वो एक क्लियर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, whereas in contrast कोल एंड वुड ने एक डल एंड मफल्ड साउंड को प्रोड्यूस किया। सो स्टूडेंट्स, ये जो स्पेशल क्वालिटी है मेटल्स की जो उसे अलाउ करता है एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, उसे सोनोरिटी कहा जाता है। देयरफॉर मेटल्स क्या होंगे, दे आर कंसिडर्ड टू बी एज सोनोरस। नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक दैट इज कंडक्शन ऑफ हीट। सो हैव यू एवर लुक्ड क्लोजली एट द वेसल्स जो हम अपने किचन में यूज करते हैं फॉर द कुकिंग पर्पस? सो यू माइट हैव ऑब्जर्व कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो फूड हीट करने के लिए यूज किए जाते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं। नाउ कैन यू नेम सम मेटल्स जिन्हें हम कॉमनली यूज करते हैं इन कुकिंग वेसल्स को बनाने के लिए? एंड हैव यू एवर वंडर्ड कि क्यों मेटल्स को ही वेसल्स बनाने के लिए या इस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? सी, फिर लेट अस इन्वेस्टिगेट इट। आपने एक ग्लास टम्बलर प्लेस करना है एक फ्लैट सरफेस पे, उसको आप हॉट वाटर से फिल करेंगे। देन आप 2 स्पून्स लेंगे, एक मेटल की बनी होगी दूसरी वुड की, इंश्योरिंग कि वो दोनों सेम साइज एंड सेम थिकनेस की हो। आफ्टर दैट दोनों ही स्पून्स को आपको हॉट वाटर में सेम टाइम पे प्लेस करना है एंड उसे अनडिस्टर्ब छोड़ना है फॉर अ फ्यू मिनट्स। एंड आफ्टर सम टाइम केयरफुली आप क्या करेंगे, दोनों ही स्पून्स के अपर एंड्स को टच करेंगे। देन यू हैव टू कंसिडर दिस क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी स्पून है जो ज्यादा हॉट फील हो रही है टू टच। Secondly, what does this tell you about the way heat travels through these spoons? So, you probably noticed कि जो metal spoon है वो ज़्यादा hot feel हो रही है as compared to wooden one. Even though दोनों आपके same hot water में place करी गई same time period के लिए, still metal वाली spoon ज़्यादा hot है as compared to the wooden one. Alright? तो what does it show कि heat आपका ज़्यादा easily pass होती है metal spoon के through, जिसकी वजह से metal spoon ज़्यादा warmer है। इन कॉन्ट्रास्ट वुडन स्पून जो है हीट को अलाउ नहीं करती है टू पास थ्रू एज वेल। सो ये जो हीट ट्रांसफर होता है एक मटेरियल से, है ना, एक मटेरियल के थ्रू फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इसे कहा जाता है कंडक्शन। एंड वो मटेरियल्स जो हीट को अलाउ होने देते हैं टू पास थ्रू देम, उन्हें कहा जाता है कंडक्टर्स। सो इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूड किया कि मेटल्स आपके हीट के अच्छे कंडक्टर हैं, वेयरएज वुड इज अ पुअर कंडक्टर। सो दिस एक्सप्लेन्स कि क्यों मोस्ट ऑफ द कुकिंग वेसल्स आपके मेटल्स के बने हैं। वो हीट को कंडक्ट करते हैं अच्छे से फॉर द कुकिंग पर्पस, एंड एट द सेम टाइम जो उनके हैंडल्स होते हैं वो वुड या किसी अदर मटेरियल के बने होते हैं जो हीट को ट्रांसफर होने के लिए अलाउ नहीं करता, जिसकी वजह से बर्न्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट वी हैव व्हाट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आपने देखा होगा कि किस टाइप का टूल एक इलेक्ट्रिशियन यूज करते हैं स्क्रूज को टाइट और लूज करने के लिए। दैट इज अ कॉमन टूल नोन एज स्क्रू ड्राइवर, राइट। नाउ थिंक कि कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है स्क्रू ड्राइवर के हैंडल को बनाने के लिए। तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिशियंस रबर ग्लोव्स यूज करते हैं या स्पेशल रबर शूज का यूज करते हैं व्हाइल दे आर वर्किंग। ठीक है, सो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई, ऐसा क्यों? सो अगेन लेट्स एक्सप्लोर इट विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। आपने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है, ठीक है, सिमिलर टू द टेस्टर सर्किट जो हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था। ठीक है, फिर सेम टेस्ट आप परफॉर्म करेंगे मटेरियल्स का यूज करके, जो यहाँ पे नीचे आपको गिवन है, सारे मटेरियल्स का यूज करके सेम टेस्ट आपको परफॉर्म करना है एंड आपको ऑब्जर्व करना है कि बल्ब आपका ग्लो कर रहा है या नहीं। आफ्टर दैट सी क्या क्या मटेरियल्स आपको लेने हैं, पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल, आयरन नेल, लंप ऑफ सल्फर, okay, copper wire, piece of coal, dry wooden stick, small stone, eraser which is made up of rubber and a piece of nylon rope. And testing से पहले try to predict कि इनमें से कौन सा material बल्ब को ग्लो करने के लिए अलाउ करेगा and which will not. So after testing what you will notice कि एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर जैसे जो मटेरियल्स हैं वो बल्ब को ग्लो करने में हेल्पफुल है।
whereas sulfur, coal, wood, stone, rubber and nylon, they will not allow the bulb to glow. Alright? So it turns out कि materials जो bulb को glow करने के लिए allow करते हैं वो materials metals कहलाते हैं. And ये materials क्या कहते हैं, electric current को अपने through pass होने देते हैं, therefore they are the good conductors of electricity. लेकिन वही दूसरे मटेरियल्स जिनके थ्रू करंट पास नहीं हो सकता, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं कर पा रहा है, दे विल बी नोन एज पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो नाउ इट मेक्स सेंस कि क्यों आपके स्क्रू ड्राइवर्स के हैंडल्स प्लास्टिक कवर्ड होते हैं एंड व्हाई द इलेक्ट्रिशियंस वियर रबर ग्लोव्स. व्हाई? बिकॉज ये मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स हैं जो इन्हें प्रोटेक्ट करेंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक शॉक. So from what we have seen so far कि metals usually क्या होते हैं students, hard, shiny, malleable, ductile and good conductors of both, that is heat and electricity. Now let's explore कि कैसे metals react करते हैं जब उन्हें air या water के लिए expose किया जाता है. So now effect of air and water on the metals, and यहाँ पे हम iron लेने वाले हैं for example. So आपने देखा होगा कि iron objects के ऊपर एक brown patches या deposits जो है डेवलप हो जाते हैं जब आप उन्हें फॉर अ फ्यू डेज क्या ऐसे ही खुला ओपनली रख देते हैं. बट व्हाट कंडीशंस, अंडर व्हाट कंडीशंस डज दिस हैपन? कौन सी कंडीशन के अंडर ऐसा होता है कि आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ब्राउन पैचेस या डिपॉजिट्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं? ठीक, व्हेन द आयरन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ड्राई एयर ओनली, जब आयरन केवल ड्राई एयर के कॉन्टैक्ट में आता है, या फिर वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है केवल, या एयर एंड वाटर दोनों के ही कॉन्टैक्ट में आयरन को रखा जाता है. Alright, so ये conditions आपको find out करनी है. Both air and water must be present for the deposits to form. What they're saying कि deposits, metal के ऊपर deposits के लिए air and water दोनों का ही होना जरूरी है. In other words, moist air आपकी responsible है brown substance के formation के लिए on the iron objects, and वो brown substance को कहा जाता है rust, और पूरा process, जिस process से वो rust का formation होता है, that is called rusting. ठीक है. इसके अलावा स्टूडेंट्स मेनी अदर मेटल्स, बहुत सारे अदर मेटल्स ऐसे हैं जो कि अपनी अपीयरेंस में चेंजेस शो करते हैं व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर. फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि ग्रीन कलर की लेयर जो है कॉपर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बन जाती है, या फिर एक ब्लैक कलर की कोटिंग आपने सिल्वर आइटम्स के ऊपर देखी होगी. सो ये जो स्लो डैमेज मेटल्स के सरफेस को होता है ड्यू टू एयर, वाटर या अदर सब्सटेंस, दैट इज नोन एज कोरोजन. Now, did you know that rusting is a major problem in India? Yes, every year, हर साल एक बहुत बड़ा amount of money हमें spend करना पड़ता है आयरन आइटम्स को रिप्लेस या रिपेयर करने में जो कि रस्ट की वजह से डैमेज हुए हैं. सो रस्टिंग ऑफ आयरन आप प्रिवेंट कर सकते हैं डिफरेंट वेज में, जैसे कि पेंटिंग, अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस, और कोटिंग द आयरन विद अ लेयर ऑफ जिंक. ये सब डिफरेंट मेथड्स हैं टू प्रिवेंट द व्हाट रस्टिंग ऑफ आयरन. एंड ये जो प्रोसेस होता है आयरन को जिंक से कोट करने का, दैट इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वी हैव व्हाट इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन द अदर मेटल्स. एयर एंड वाटर का इफेक्ट बाकी मेटल्स पे क्या होता है? सो स्टूडेंट्स, आपने एक मैग्नीशियम रिबन लेना अराउंड 3 to 4 सेंटीमीटर लेंथ, एंड उसके सरफेस को जेंटली क्लीन करेंगे बाय रबिंग इट विद द सैंड पेपर. देन रिबन को एक पेयर ऑफ टोंग्स का यूज करके होल्ड करेंगे. फिर उसके बाद उस रिबन के फ्री एंड्स को इग्नाइट करेंगे स्प्रिट लैम्प या कैंडल का यूज करके, एंड देन मैग्नीशियम रिबन को कंप्लीटली बर्न होने देंगे. व्हाट डू यू नोटिस? यू विल ऑब्जर्व कि मैग्नीशियम रिबन आपका एक ब्राइट वाइट फ्लेम के साथ बर्न हो रहा है एंड एक वाइट पाउडर में टर्न हो जाएगा. ये जो वाइट पाउडर है इसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो किसकी वजह से बनी? मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से, क्योंकि आपने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया इन द एयर, जिसकी वजह से मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ एंड वहां पे एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब आपको क्या करना है, कुछ फ्यू ड्रॉप्स वार्म वाटर की इस पाउडर में, वाइट पाउडर में ऐड करनी है इन अ वॉच ग्लास, एंड उसको प्रॉपरली स्टिर करेंगे एक सोल्यूशन बनाने के लिए. नाउ थिंक बैक कि आपने एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल चैप्टर में क्या सीखा था, एंड ट्राई टू डिटरमाइन कि वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. ठीक है, अब आप जो सोल्यूशन है इसको आप चेक करेंगे कि किस नेचर का है, एक एसिड बेस इंडिकेटर का यूज करके, एंड देन ऑब्जर्व करेंगे व्हाट हैपेंस जब आप एक रेड या ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप को इस सोल्यूशन में डिप करते हैं. व्हाट यू विल सी
कि सोल्यूशन आपका जो है रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है. सो व्हाट डज इट शो कि ये आपका बेसिक नेचर का है. इन जनरल स्टूडेंट्स वो सारी ऑक्साइड जो मेटल से बनती हैं दे आर बेसिक इन नेचर, और वी कुड से द मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम रिबन का बर्निंग थी और उसका जो केमिकल रिएक्शन था वो आप जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा डिटेल में चेंजेस अराउंड अस फिजिकल केमिकल, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. नाउ डिड यू नोटिस कि सोडियम एक मेटल है जिसे कैरोसिन में स्टोर किया जाना चाहिए. व्हाई? दिस इज बिकॉज कि सोडियम आपका बहुत क्विकली एंड स्ट्रॉन्गली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन एंड वाटर दोनों के साथ, जिससे एक अच्छी खासी अमाउंट ऑफ हीट रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होती है. तो इसीलिए सोडियम को कैरोसिन में रखा जाता है जिससे उसे प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम कमिंग इनटू कांटेक्ट विद मॉइस्चर एंड एयर. ऑलराइट, चलो. नाउ द सब्सटेंसेस दैट बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम मेटल्स. ठीक है, वो सब्सटेंसेस जो मेटल से डिफरेंट बिहेव करते हैं एयर एंड वाटर में. तो इसके लिए आपको एक स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर लेना है इन अ डीफ्लैग्रेटिंग स्पून. दिस इज अ डीफ्लैग्रेटिंग स्पून. ये एक लॉन्ग हैंडल मेटल स्पून होती है जिसे एक्सपेरिमेंट्स में यूज किया जाता है सो दैट सेफली हीट जो है उसे हैंडल किया जा सके एंड सब्सटेंसेस को बर्न किया जा सके. अगर डीफ्लैग्रेटिंग स्पून अवेलेबल नहीं है तो आप एक मेटल बॉटल कैप का यूज कर सकते हैं. एक मेटल वायर को रैप करेंगे उसके अराउंड एंड इसको बेंड कर देंगे एक हैंडल बनाने के लिए विच इज सिमिलर टू व्हाट्स शोन इन द फिगर. ओके, अब आपको सल्फर को फ्लेम के ऊपर हीट करना है. जैसे ही वो बर्न होना स्टार्ट होगा स्टूडेंट, आपको स्पून को ग्लास जार पे रखना है या ग्लास टम्बलर पे रखना है एंड कंटेनर को लिड से कवर कर देना है सो दैट जो गैसेस हैं उन्हें क्या एस्केप होने से हम बचा लें. ओके, अब अबाउट 3 to 4 मिनट्स, ठीक है, 3 to 4 मिनट्स के बाद आप लिड को रिमूव करेंगे, डीफ्लैग्रेटिंग स्पून को बाहर निकालेंगे एंड एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर कंटेनर में ऐड करेंगे और इसके बाद उसे दोबारा से लिड से कवर कर देना है, जेंटली शेक करना है सो दैट जो गैस है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाए. Now remember that what you learned in the chapter exploring substances acidic, basic and neutral. तो एक acid base indicator का use करना है solution का test करने के लिए and find out whether it is acidic, basic or neutral. So what do you observe? You will observe कि solution आपका acidic nature का है. यानी कि जब सल्फर को आपने एयर यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे बर्न किया, उसने एक गैस बनाई जिसका नाम था सल्फर डाइऑक्साइड एंड जब इस गैस को वाटर में डिसॉल्व किया तो इसने सल्फरस एसिड बना लिया. ऑलराइट, चलो. नाउ टेक सम पाउडर सल्फर अगेन एक ग्लास टम्बलर में एंड उसमें कुछ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड करेंगे एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस. यू विल नोटिस कि वहां पे कोई भी विजिबल रिएक्शन नहीं देखने को मिल रहा है जब सल्फर आपका वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है. ऑलराइट, so the substances like sulfur and phosphorus ये differently behave करते हैं metal से when they are exposed to air and water. phosphorus for example इसे water में submerged रखा जाता है because ये fire बहुत easily catch कर लेता है अगर ये air के contact में आता है. ठीक है, अब ये substances typically soft होते हैं, इनका appearance dull होता है. बाकी metals की तरह ये ना तो malleable है ना ही ductile है and ना ही एक ringing sound produce करते हैं when they are struck. Also they are the poor conductors of heat and electricity. तो ऐसे materials को what we call non-metals. And non-metals की oxide generally acidic nature की होती है. ठीक है, some common examples of non-metals that is oxygen, hydrogen, nitrogen, carbon. However, plastic, glass, wood, rubber and paper ये ना तो metals हैं और ना ही non-metals हैं because ये elements में ही नहीं consider किए जाते हैं. Metals and non-metals आपके elements होते हैं. ठीक है, चलो see. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये दोनों ही एक ब्रॉडर ग्रुप का पार्ट है दैट इज एलिमेंट, है ना. एलिमेंट क्या है? एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस जिसको आप सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं कर सकते किसी भी केमिकल मींस के थ्रू. एट प्रेजेंट साइंटिस्ट ने 118 एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया है. ठीक है, जो कि फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ऑफ ऑल द मैटर. कुछ एलिमेंट्स नेचुरली अकर करते हैं, कुछ आपके लैबोरेटरीज में क्रिएट किए जाते हैं, दे आर नॉट फाउंड इन नेचर. Now, are non-metals essential in everyday life? See, students, हमारी everyday surrounding में हमने frequently notice किया है metals की presence को. ऐसा क्यों? उनकी unique properties की वजह से. Metals की unique properties की वजह से, जैसे कि shiny appearance, ability to conduct heat and electricity, and overall strength. However, this should not lead to us to believe कि non-metals are not important.
इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन मेटल्स आपके इंपॉर्टेंट या यूजफुल नहीं होते हैं। इनफैक्ट नॉन मेटल्स एक बहुत क्रूशियल रोल हमारी लाइफ में प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी इनहेल ऑक्सीजन जो कि एक नॉन मेटल है। ऑलराइट, हर एक मूवमेंट में आप क्या कर रहे हैं, नॉन मेटल को इनहेल कर रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल। उसके अलावा कार्बन भी एक नॉन मेटल है जो कि काफी वाइटल है टू द डेली लाइफ, है ना। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। कार्बन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में पाया जाता है जैसे कि प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड है। नाइट्रोजन का वाइडली यूज किया जाता है फर्टिलाइजर्स एंड अदर केमिकल्स बनाने के लिए, जो कि एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है विच सपोर्ट्स द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। आफ्टर दैट क्लोरीन, जो कि अगेन एक नॉन मेटल है, ऑफनली इसको ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई करने के लिए और उसको जर्म से सेफ रखने के लिए यूज किया जाता है। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स। ओके, वी आर डिस्कसिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन मेटल्स इन अवर लाइफ। एट लास्ट वी हैव आयोडीन, जो कि अगेन एक नॉन मेटल है जिसे हम अपने वुंड्स पे अप्लाई करते हैं सोल्यूशन फॉर्म में एज एन एंटीसेप्टिक सो दैट इट कुड प्रिवेंट इन्फेक्शंस। Okay, the chapter is completed. I hope that you must have understood the different properties of metals and non-metals and their importance in our everyday life. Now let's meet very soon in the next session with a new topic. Till then, keep learning well, and thanks to everyone.